मान लीजिए सुबह की भागदौड़ का समय है, रसोई में गैस पर चाय उबल रही है और अचानक बर्नर की लौ बुझ जाता है। हाँ, और पता चलता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। बिल्कुल। और नया सिलेंडर आने में कई दिन लगेंगे। या फिर किसी लंबी सड़क यात्रा की कल्पना करें जहां फ्यूल इंडिकेटर बिल्कुल लाल निशान पर पहुंच गया है। और रास्ते में कोई एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। सही कहा। गाड़ी वहां रुकती है, लेकिन वहां का वॉशरूम इस कदर गंदा और बदबूदार है कि मतलब उसका इस्तेमाल करना तो दूर, वहां खड़ा होना भी नामुमकिन लगता है। और ऐसी स्थितियों से लगभग हर इंसान कभी ना कभी जरूर गुजरा होगा। हाँ, और अक्सर हम इसे बस व्यवस्था की कमी या अपनी खराब किस्मत मानकर बर्दाश्त कर लेते हैं। हम शिकायत भी करते हैं तो सिर्फ अपने दोस्तों या परिवार से कि यार क्या बेकार सर्विस है। देखिए, इस तरह की छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने की ना हमारी एक सामूहिक आदत बन चुकी है। आदत तो बन गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दशकों से उपभोक्ताओं के मन में ये बात बैठ गई है कि बड़ी कंपनियां या जो सर्विस देने वाले हैं वो हम पर एक तरह का एहसान कर रहे हैं। अच्छा, एहसान कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति किसी पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ पेट्रोल या डीजल डलवाने की बात होती है। साफ शौचालय या पीने का पानी जैसी चीजें उसे एक अतिरिक्त सुविधा लगती है। हाँ, मतलब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। अगर सुविधा मिल गई तो किस्मत अच्छी, और व्यवस्था से लड़ना या एक गंदे शौचालय के लिए किसी मैनेजर से बहस करना अक्सर समय की बर्बादी ही लगता है लोगों को। और शायद इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए आज के इस गहन विश्लेषण या कहीं इस डीप डाइव का मिशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम भारत के ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी सेक्टर में उपभोक्ता कानूनों में हुए एक ऐसे बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जो सच में बेहद ऐतिहासिक है। बिल्कुल। और ये बदलाव आया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की तरफ से, जिसे हम आमतौर पर पीएनजीआरबी कहते हैं। हाँ, पीएनजीआरबी। तो उन्होंने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये कोई आम सरकारी सर्कुलर नहीं है। ये दशकों पुरानी इस सोच पर सीधा प्रहार करता है कि उपभोक्ता को जो मिल रहा है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो मतलब इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका वैचारिक बदलाव। पीएनजीआरबी ने अपने इस कदम से एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी है। कल तक रसोई गैस, पीएनजी या पेट्रोल पंप से मिलने वाली जो चीजें महज सुविधाएं मानी जाती थीं या कहें सर्विसेज मानी जाती थीं, वे अब रातों रात कानूनी अधिकार यानी लीगल एंटाइटलमेंट्स में तब्दील हो गई हैं। क्या बात है! ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। सुविधा और कानूनी अधिकार के बीच का फर्क ही पूरी जवाबदेही तय करता है। देखिए, इसे ना एक आम जिंदगी के एनालॉजी या उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। अब तक स्थिति ये थी कि वो सिर्फ एक उम्मीद लेकर जाता था कि वेटर तमीज से बात करेगा, खाना गर्म होगा, प्लेट साफ होगी। अगर ऐसा नहीं होता था तो ग्राहक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? वो टिप नहीं देता होगा या शायद वहां दोबारा नहीं जाता होगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो नया नियम आया है, ये कुछ ऐसा है जैसे उस रेस्टोरेंट में घुसते ही ग्राहक के हाथ में एक बेहतरीन खाने का लीगल कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया हो। बहुत सही तुलना है। अब अगर खाना खराब है या प्लेट गंदी है तो वो सिर्फ एक खराब सर्विस नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर उस ग्राहक के कानूनी अधिकार का हनन है। एकदम सही। रेस्टोरेंट का ये उदाहरण इस पूरी स्थिति को बहुत सटीक तरीके से समझाता है। सुविधा एक ऐसी चीज है जो कोई कंपनी अपनी मर्जी से देती है, शायद अपनी मार्केटिंग के लिए या अपनी ब्रांड इमेज सुधारने के लिए। हाँ, और जब चाहे वो इसे रोक भी सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी चीज को कानूनी अधिकार का ठप्पा मिल जाता है तो कंपनियों के पास से वो विकल्प छिन जाता है। मतलब उन्हें हर हाल में वो देना ही होगा। हाँ, उन्हें एक तय मानक को हर हाल में पूरा करना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी और आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरह से पीएनजीआरबी ने ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों से उनकी ये मनमानी छीन ली है। जी, बिल्कुल छीन ली है। रेस्टोरेंट के इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाले उदाहरण को ही अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट का मेन्यू क्या है? मेन्यू वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो अब हर उपभोक्ता के कानूनी अधिकार के दायरे में आ चुकी हैं? क्योंकि पीएनजीआरबी ने कुछ 8 मूलभूत अधिकारों की बात की है। हाँ, 8 अधिकार तय किए गए हैं। लेकिन इन अधिकारों को एक एक करके रटने की बजाय ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं और किन पर लागू होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नियम किसी एक छोटे वर्ग के लिए नहीं है।
ये बहुत व्यापक हैं। मतलब घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर बड़े उद्योगों तक। बिल्कुल, घरेलू पीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले घरों से लेकर बड़े व्यावसायिक उद्योगों और हाईवे पर सीएनजी भरवाने वाले वाहन मालिकों तक ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर लागू होते हैं। तो इस दायरे की विशालता ही इसकी असली ताकत है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम पीएनजी-आरबी द्वारा तय किए गए इन 8 अधिकारों को ध्यान से देखें तो ये कोई बोरिंग सरकारी सूची नहीं है। अच्छा। ये असल में 3 मुख्य स्तंभों पर टिके हुए हैं। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ है सुरक्षा और मानक। इसके अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार और गुणवत्ता व सुनिश्चित आपूर्ति का अधिकार आते हैं। यानी क्वालिटी और सेफ्टी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कोई भी सेवा उपभोक्ता के लिए जानलेवा या खतरनाक नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है पारदर्शिता और सशक्तिकरण, यानी ट्रांसपेरेंसी। इसमें सही जानकारी का अधिकार, चुनने का अधिकार, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल है। मतलब कोई भी कंपनी भ्रामक विज्ञापन या हेरफेर करके गैस या पेट्रोल नहीं बेच सकती? एकदम सही। किसी भी उपभोक्ता से उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी सही मात्रा और कीमत को लेकर कोई भी डेटा छुपाया नहीं जा सकता। और तीसरा स्तंभ? तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है जवाबदेही, जिसमें सुनवाई का अधिकार और निवारण यानी शिकायत समाधान का अधिकार आते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तीनों स्तंभ, सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही, सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगते हैं। लगते तो है। मतलब किसी भी उपभोक्ता के लिए ये एक सपनों की दुनिया जैसा है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि भारत में नीतियां बहुत शानदार बनती हैं, पर जमीन पर उनका असर कुछ खास नहीं होता। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं या फिर आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में, रसोई से लेकर हाईवे तक, सच में कुछ ठोस बदलने वाला है? कागज से जमीन तक के इस सफर को समझना ही इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो कैसे? जब कोई नियामक संस्था इन अधिकारों को कानूनी ढांचे में ढालती है, तो वो असल में पूरे उद्योग के लिए उम्मीदों का एक स्पष्ट आधार यानी एक बेसलाइन तय कर रही होती है। पीएनजी-आरबी ने सिर्फ अमूर्त या हवाई अधिकार नहीं दिए हैं, बल्कि सेक्टर स्पेसिफिक यानी हर क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही स्पष्ट नियम बनाए हैं। जैसे अगर हम एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की ही बात करें, जो लगभग हर घर की जरूरत है, वहां क्या बदला है? नए नियमों के तहत अब समय पर रिफिल की डिलीवरी एक कानूनी अधिकार है। सिर्फ डिलीवरी या और भी कुछ? बहुत कुछ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सिलेंडर कब पहुंचेगा। सही सब्सिडी का उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर होना, गैस का सुरक्षित इंस्टॉलेशन और सबसे महत्वपूर्ण, जी, गैस लीकेज की स्थिति में 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन का होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। गैस लीकेज के लिए 24/7 हेल्पलाइन का अनिवार्य होना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक कस्टमर केयर नंबर नहीं है, बल्कि ये एक जीवन रक्षक उपाय है। बिल्कुल सही कहा आपने। रात के 2 बजे अगर किसी घर में गैस की तेज बदबू आ रही हो, तो वहां कोई सुविधा काम नहीं आती, वहां तुरंत मदद की जरूरत है। इस नियम ने असल में उस मदद को एक हक बना दिया है। हाँ, अब कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारे काम करने के घंटे खत्म हो गए हैं। और पीएनजी यानी जो पाइप्ड गैस सीधे मीटर के जरिए हमारी रसोई तक पहुंचती है, उसके लिए क्या प्रावधान है? पीएनजी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वे उपभोक्ताओं को नियंत्रण वापस देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो किस तरह? अब अगर गैस कंपनी को किसी योजनाबद्ध तरीके से, मान लीजिए किसी इलाके में पाइपलाइन के मेंटेनेंस के लिए गैस की आपूर्ति कुछ घंटों के लिए रोकनी है, हाँ, तो वे अचानक ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले हर प्रभावित उपभोक्ता को नोटिस देना ही होगा। अरे वाह! इसके अलावा नए पीएनजी कनेक्शन एक तय समय सीमा के भीतर देना और बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखना भी अब एक कानूनी बाध्यता बन गई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पीएनजी के लिए 48 घंटे पहले नोटिस देने वाले इस नियम को ना, अगर हम बिना बताए होने वाली बिजली कटौती से जोड़कर देखें, तो इसकी असली अहमियत समझ आती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। जब अचानक बिजली चली जाती है तो काम रुक जाते हैं, एक असहाय महसूस होने वाली स्थिति पैदा हो जाती है।
क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि बिजली कब वापस आएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर बिजली कंपनी 2 दिन पहले मैसेज भेज दे कि बुधवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, तो पूरा दिन उसी हिसाब से प्लान किया जा सकता है। हाँ, और पीएनजी के मामले में ये 48 घंटे का नोटिस बिल्कुल यही मनोवैज्ञानिक बदलाव लाता है। मतलब अब किसी की रसोई का काम अचानक बीच में नहीं रुकेगा, कंपनी की मनमानी पर रोक लग गई है। एकदम सही। उपभोक्ता को अपने समय का नियंत्रण वापस मिल गया है। और देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नियंत्रण सिर्फ घरों की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रखा गया है। अच्छा, तो और कहाँ लागू होता है? पीएनजीआरबी ने इस कानूनी छतरी को सड़कों और हाईवे तक भी फैला दिया है। सीएनजी वाहनों के मामले में देखें तो अब गैस की गुणवत्ता और उसकी सही मात्रा की पूरी गारंटी देना स्टेशन मालिकों के लिए अनिवार्य है। मतलब कोई मिलावट या कम गैस नहीं दे सकता? नहीं, और गैस भरवाने के बाद हर उपभोक्ता को एक उचित रसीद मिलनी ही चाहिए। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। वो क्या? सीएनजी स्टेशनों पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सीएनजी की नई सुविधाओं को देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या पेट्रोल और डीजल पंप मालिकों के लिए भी अब जवाबदेही से बचना नामुमकिन होगा? बिल्कुल। मतलब क्या उन पर भी बिल्कुल यही पैमाने लागू हो रहे हैं? हाँ, पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट्स पर भी बिल्कुल यही सख्ती लागू की गई है। वहां ईंधन की मानक गुणवत्ता की गारंटी देना और कीमतों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना तो जरूरी है ही। साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को भी सुनिश्चित किया गया है। इसका मतलब है कि पीने का साफ पानी, साफ सुथरे और इस्तेमाल करने लायक शौचालय और टायरों में हवा भरने की मुफ्त सुविधा। क्या बात है! अब कोई भी स्टेशन मालिक अपनी मर्जी से इन सुविधाओं को बंद नहीं कर सकता या ये नहीं कह सकता कि हम तो सिर्फ ईंधन बेचते हैं, शौचालय खराब है। तो ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता अब केवल उस उत्पाद या रसायन के लिए भुगतान नहीं कर रहा है जो उसकी गाड़ी के टैंक में जा रहा है। सही कहा। वो असल में उस पूरे अनुभव और इकोसिस्टम का हिस्सा है। कंपनियों को ये समझना होगा कि वो केवल एक कमोडिटी नहीं बेच रही हैं, बल्कि वो एक व्यापक सार्वजनिक सेवा प्रदान कर रही हैं। फर्क कर रहा है, वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वहां का कर्मचारी उन्हें शौचालय इस्तेमाल करने से मना कर देता है, या फिर वो शौचालय इतना गंदा है कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। तब क्या होगा? अधिकारों का ढिंडोरा पीटने का क्या फायदा अगर जमीन पर उन्हें लागू करवाने का कोई ठोस तरीका ही ना हो? देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक शंका है। बिना किसी दंडात्मक तंत्र या कहें पेनल्टी सिस्टम के कोई भी नियम सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और यहीं से हम इस पूरे नोटिफिकेशन के सबसे मजबूत और व्यवहारिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पीएनजीआरबी ने केवल नियम बनाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं की है। तो उन्होंने इसे लागू कैसे करवाया? इन नियमों को लागू करवाने के लिए एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट 4 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली यानी 4 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण प्रणालियां तो लगभग हर सरकारी विभाग और बड़ी कंपनी में होती हैं। हम लोग अक्सर कस्टमर केयर पे फोन करते हैं और हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आता। हाँ, ये एक आम समस्या है। तो इस नई 4 स्तरीय प्रणाली में ऐसा क्या अलग है जो इसे इतना असरदार बनाता है? इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कठोर समय सीमा। मतलब टाइम लिमिट तय है? बिल्कुल। नियम ये कहता है कि जैसे ही कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है, संबंधित कंपनी को 24 घंटे के भीतर उस शिकायत की प्राप्ति की पुष्टि यानी एक्नॉलेजमेंट देनी ही होगी। सिर्फ 24 घंटे? हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अक्सर बड़ी कंपनियों में शिकायतें सिस्टम के अंदर कहीं खो जाती हैं और हफ्तों बाद जवाब आता है कि हमें तो आपकी शिकायत मिली ही नहीं। हाँ, ये टालमटोल बहुत आम है। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर कंपनी को आधिकारिक रूप से ये स्वीकार करना होगा कि शिकायत दर्ज हो चुकी है और उनका टाइमर शुरू हो गया है। 24 घंटे की ये समय सीमा वाकई बहुत आक्रामक है। ये कंपनियों को टालमटोल करने का कोई मौका नहीं देती। लेकिन अगर 24 घंटे में शिकायत दर्ज हो भी गई तो उसके बाद समाधान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये 4 स्तर कैसे काम करते हैं? इसे एक सीढ़ी की तरह समझना चाहिए। पहला स्तर यानी टियर 1 है कंपनी का अपना कस्टमर शिकायत सेल। उपभोक्ता सबसे पहले यहीं अपनी शिकायत दर्ज कराता है। अगर ये सेल समस्या का समाधान नहीं कर पाता या उपभोक्ता उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायत दूसरे स्तर पर जाती है, जो कि टियर 2 है। हाँ, और वो है कंपनी का नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी के पास कस्टमर सेल से ज्यादा अधिकार होते हैं और उसकी जवाबदेही भी ज्यादा होती है। लेकिन एक मिनट, कस्टमर सेल और नोडल अधिकारी दोनों ही तो उसी कंपनी के कर्मचारी हैं जिसके खिलाफ शिकायत है। हाँ, वो तो है। ऐसे में निष्पक्षता की क्या गारंटी है?
अगर नोडल अधिकारी भी कंपनी का ही पक्ष ले, तब एक आम इंसान क्या कर सकता है? यहीं पर तीसरा स्तर तस्वीर में आता है, अपीलीय प्राधिकरण या अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा, ये क्या होता है? ये स्तर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंपनी के आंतरिक तंत्र से बाहर की चीज है। अपीलीय प्राधिकरण यानी एक ऐसी स्वतंत्र संस्था जो न तो उपभोक्ता की है और न ही उस गैस या तेल कंपनी की। मतलब एक निष्पक्ष अंपायर की तरह? एकदम सही, ये एक निष्पक्ष अंपायर की तरह काम करती है। ये दोनों पक्षों की बात सुनकर एक तटस्थ फैसला सुनाती है। और अगर मान लीजिए कोई मामला इतना उलझा हुआ हो कि इस निष्पक्ष अंपायर का फैसला भी किसी एक पक्ष को मंजूर ना हो, तो क्या कोई और रास्ता बचता है या बात वहीं खत्म हो जाती है? अगर इन 3 स्तरों के बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम और चौथा स्तर है PNJRB का अपना इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली या IGMS या फिर लोकपाल। लोकपाल यानी ओम्बड्समैन। हाँ, लोकपाल को आप इस पूरे सेक्टर का सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं। लोकपाल के पास कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने और सख्त कार्रवाई करने के विशेषाधिकार होते हैं। इस चौथे स्तर का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। देखिए, इस पूरी 4 स्तरीय व्यवस्था को सुनकर ना एक व्यावहारिक उलझन पैदा होती है। जरा जमीनी हकीकत के नजरिए से सोचें। जी बताइए। कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, परिवार और हजारों दूसरी चिंताओं में उलझा है। उसे एक पेट्रोल पंप पर गंदा वॉशरूम मिलता है। क्या वो इंसान एक गंदे शौचालय जैसी छोटी सी चीज के लिए इस 4 स्तरीय चक्रव्यूह से गुजरना चाहेगा? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब पहले कस्टमर सेल को फोन करो, फिर नोडल अधिकारी को ईमेल लिखो, फिर अपीलीय प्राधिकरण के पास जाओ और अंत में लोकपाल का दरवाजा खटखटाओ। क्या एक आम नागरिक के लिए ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा थकाऊ नहीं हो जाएगी? यह सवाल अक्सर उठता है जब भी किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया की बात होती है। लेकिन यहाँ हमें इस पूरी व्यवस्था के पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान और दबाव के तंत्र को समझना होगा। मनोविज्ञान? वो कैसे? देखिए, उपभोक्ता के नजरिए से ये एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन एक पल के लिए इसे कंपनियों के नजरिए से सोचिए। अच्छा, कंपनियों का नजरिया क्या होगा इसमें? जैसे जैसे कोई शिकायत ऊपर के स्तरों की तरफ बढ़ती है, कंपनी के लिए वो सिर्फ एक शिकायत नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़ा कानूनी और आर्थिक सिरदर्द बन जाती है। इसे ऐसे समझें कि यह 4 स्तरीय प्रणाली एक तरह का जुर्माने का टैक्सीमीटर है। जुर्माने का टैक्सीमीटर? क्या बात है, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मान लीजिए एक गंदे शौचालय की शिकायत पहले स्तर पर आती है। ठीक है। अगर कंपनी का कस्टमर सेल उसे 24 घंटे के भीतर सुलझा लेता है, माफी मांग लेता है और सफाई करवा देता है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, वहां तक तो आसान है। लेकिन अगर वो टाल-मटोल करते हैं और शिकायत दूसरे या तीसरे स्तर पर पहुंचती है, तो टैक्सीमीटर का बिल तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब कंपनी की परेशानियां बढ़ती हैं। बिल्कुल, कंपनी के आला अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है, कागजी कार्रवाई बढ़ती है, और अगर वही छोटी सी शिकायत चौथे स्तर यानी लोकपाल तक पहुंच गई, तो क्या होगा? तो लोकपाल सिर्फ उस एक शौचालय के लिए नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की ऑडिटिंग कर सकता है, भारी जुर्माना लगा सकता है, और ब्रांड की इमेज को जो नुकसान होगा वो अलग। बाप रे। कोई भी बड़ी तेल या गैस कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि एक गंदे वॉशरूम जैसी बुनियादी शिकायत उनके गले की फांस बन जाए। तो असल में इस 4 स्तर की सीढ़ी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लोकपाल तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि कंपनियों के मन में एक ऐसा संस्थागत डर पैदा करना है कि वो पहले स्तर पर ही मामला रफा दफा कर दें। एकदम सटीक विश्लेषण। यानी समस्या को बड़ा होने से पहले ही सुलझा दें, ताकि टैक्सीमीटर का बिल ना बढ़े। हाँ, ये नियम कंपनियों को मजबूर करता है कि वे पहले ही स्तर पर अत्यधिक संवेदनशील और सक्रिय रहें। और इसके अलावा इस पूरे नोटिफिकेशन का एक और बहुत अहम पहलू है जो अक्सर कानूनी बहसों में छिप जाता है। वो क्या है? भारत में पहले से ही 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है, जिसके तहत उपभोक्ता अदालतें काम करती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट? हाँ, ये नया नियम उस पुराने कानून की जगह नहीं लेता है, बल्कि उसके साथ काम करता है। इसका मतलब है कि एक आम उपभोक्ता के पास अब दोहरी सुरक्षा है। बिल्कुल। 2019 का कानून एक बहुत बड़ा और सामान्य कानून है, जो जूते चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज पर लागू होता है। सामान्य उपभोक्ता अदालत में गैस पाइपलाइन के दबाव या सीएनजी की गुणवत्ता से जुड़ी कोई जटिल तकनीकी शिकायत साबित करना
कभी कभी बहुत लंबा और मुश्किल काम हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। इसीलिए पीएनजीआरबी का ये नया नियम ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त और विशिष्ट सुरक्षा परत यानी स्पेशलाइज्ड लेयर के रूप में काम करता है। समझ गया। ये एक ऐसी ढाल है जो केवल और केवल एनर्जी सेक्टर की बारीकियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। जब नियम इतने विशिष्ट होते हैं तो उनका पालन करवाना और उल्लंघन करने वालों को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिहाज से एक बड़ा ऐतिहासिक और बेहद जरूरी अपग्रेड मिला है। बिल्कुल मिला है। एक ऐसा अपग्रेड जिसकी शायद आम लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि उन्हें कितनी सख्त जरूरत है। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत रसोई गैस के खत्म होने और हाईवे पर गंदे वॉशरूम की परेशानियों से की थी। अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि रसोई में जलने वाली एलपीजी से लेकर मीटर से आने वाली पीएनजी, हमारी गाड़ियों में भरने वाली सीएनजी और पेट्रोल डीजल के रिटेल आउटलेट्स तक, इन सभी आवश्यक सेवाओं को एक बहुत ही ठोस कानूनी समर्थन प्राप्त हो गया है। जी हाँ। 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज होने की अनिवार्यता और 4 स्तरीय निवारण प्रणाली ने कंपनियों के लिए लापरवाही और मनमानी की गुंजाइश को लगभग खत्म कर दिया है। ये कदम कागजी अधिकारों को जमीनी हकीकत में बदलने की एक बहुत ही गंभीर कोशिश है। जब किसी देश के आम नागरिक को ये विश्वास हो जाता है कि उसके पास सिर्फ शिकायत करने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक तय समय सीमा के भीतर समाधान पाने का कानूनी ढांचा मौजूद है, तो पूरी व्यवस्था में एक तरह का अनुशासन अपने आप आने लगता है। सही बात है। कंपनियां अब ग्राहकों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। अब जब हम इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो इन सभी तथ्यों और नए नियमों से एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात निकलकर सामने आती है, जिस पर शायद अब तक सार्वजनिक रूप से उतनी चर्चा नहीं हुई है। जरा गहराई से सोचिए, ऊर्जा क्षेत्र जैसे इतने बड़े, जटिल, तकनीकी रूप से भारी भरकम और एकाधिकार वाले सेक्टर में अगर साफ शौचालय उपलब्ध कराने, पीने का पानी देने और 24 घंटे के भीतर शिकायत का संज्ञान लेने जैसी बुनियादी चीजों को एक मूलभूत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जा सकता है, तो क्या ये कदम भविष्य में हमारे देश के अन्य आवश्यक सेवा क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम नहीं करता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आने वाले समय में देश का नागरिक ये मांग नहीं कर सकता कि टेलीकॉम सेक्टर में बार-बार कॉल ड्रॉप होने पर या इंटरनेट की स्पीड का वादा पूरा न होने पर उसे भी इसी तरह के विशिष्ट कानूनी अधिकार मिले? बिल्कुल कर सकता है। एवर एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस द्वारा बिना किसी ठोस कारण के फ्लाइट लेट होने पर, ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सीधे तौर पर जवाबदेही तय हो। अगर ऊर्जा कंपनियां 48 घंटे पहले नोटिस दे सकती हैं और 24 घंटे में शिकायत दर्ज कर सकती हैं, तो बाकी सेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सही कहा, ये एक बेंचमार्क बन सकता है। क्या ये पीएनजीआरबी का नोटिफिकेशन उस दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम हो सकता है, जहां भविष्य में एक उपभोक्ता के तौर पर गरिमा और सम्मान सिर्फ कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं, बल्कि देश का कठोर कानून होगा? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।